स्वागत करते हैं एक अपने नए वीडियो के साथ। और जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है। तृतीयक एवं चतुर्थ क्रियाकलाप में पढ़ेंगे, यानी ऐसी तृतीयक क्रियाएं कौन सी हैं, चतुर्थ क्रियाओं के अंतर्गत कौन सी आती हैं, इनको हम लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हम इस इमेज में देख पा रहे हैं कि एक डॉक्टर है एक पेशेंट को देखते हुए, एक काल्पनिक रूप से। जैसे कि हम बताते हैं कि जब आप बीमार पड़ते हैं तो किसी डॉक्टर को बुलाते हैं और उसका और पारिवारिक डॉक्टर के पास जाते हैं। कभी कभी आपके माता पिता के उपचार के लिए अस्पताल ले जाते हैं। ये सभी प्रकार की जो क्रिया हैं उनको हम लोग करवाते हैं। किसी भी विवाद की स्थिति में कानूनी राय वकील से ली जाती है। इस प्रकार अनेक व्यवसायी होते हैं जो फीस का भुगतान होने पर अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। अतः सभी प्रकार की जो सेवाएं विशिष्ट कलाएं होती हैं जो भुगतान के बदले प्राप्त होती हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, विधि, प्रशासन, मनोरंजन इत्यादि को व्यवसाय कुशलता की आवश्यकता है। इन सेवाओं को अन्य सैद्धांतिक ज्ञान और क्रियात्मक परीक्षण की आवश्यकता होती है। तो ये सभी जो है हमारी वो तृतीयक क्रियाएं के अंतर्गत आती हैं। तृतीय क्रियाकलापों में उत्पादन और विनिमय दोनों सम्मिलित होते हैं। उत्पादन में सेवाओं की उपलब्धता शामिल होती है जिनका उपभोग किया जाता है। उत्पादन को परोक्ष रूप से पारिश्रमिक और वेतन के रूप में मापा जाता है। विनिमय के अंतर्गत व्यापार, परिवहन एवं संचार सुविधाएं सम्मिलित होती हैं जिनका उपयोग दूरी को निष्प्रभाव करने के लिए किया जाता है। और इसलिए तृतीय क्रियाकलाप में मूर्त वस्तुओं के उत्पादन की बजाय सेवाओं का व्यावसायिक उत्पादन सम्मिलित होता है। वे भौतिक कच्चे माल के प्रक्रमण में प्रत्यक्ष रूप से तृतीय क्रियाकलापों के प्रकार में अब हम देख पा रहे हैं कि जो सेवा सेक्टर है तृतीय क्रियाकलाप है। तो और तृतीय क्रियाकलाप में अगर हम देखें तो व्यापार एवं वाणिज्य, परिवहन, संचार, सेवाएं। व्यापार वाणिज्य में जैसे थोक व्यापार, फुटकर व्यापार, नगरीय ग्रामीण। परिवहन के अंतर्गत रेल, सड़क, जलवायु यानी सब आते ही ये सब। और संचार सेवाएं। अगर हम चतुर्थ श्रेणी की बात करें तो सूचना आधारित है, अनुसंधान विकास आधारित। पंचम क्रियाकलाप में बात करें तो विशेषज्ञ, निर्णयकर्ता, परामर्शदाता, नीति निर्धारक। इस प्रकार की ये जो सेवाएं हैं उसमें सम्मिलित हैं। बात करते हैं कि व्यापार और वाणिज्य क्या है। व्यापार वस्तुतः अन्यंत्र उत्पादित मद्यों का क्रय और विक्रय है। क्रय विक्रय है। फुटकर और थोक व्यापार अथवा वाणिज्य की सभी सेवाओं का विशिष्ट उद्देश्य होता है लाभ कमाना। यह सारा काम कस्बों और नगरों में होता है जिन्हें हम व्यापारिक केंद्र कहा जाता है। स्थानीय स्तर पर वस्तु विनिमय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सोपान पर मुद्रा विनिमय तक व्यापार के उत्थान ने अनेक केंद्रों और संस्थाओं को जन्म दिया। जैसे कि व्यापारिक केंद्र अथवा संग्रहण वितरण बिंदु। व्यापारिक केंद्रों को ग्रामीण और नगरीय विपणन केंद्रों में विभक्त किया जा सकता है। ग्रामीण विपणन केंद्र निकटवर्ती वस्तुओं का पोषण करते हैं। अर्ध नगरीय केंद्र होते हैं, ये अत्यंत अल्प वर्धित प्रकार के व्यापारिक केंद्रों के रूप में सेवा करते हैं।
यहाँ व्यक्तिगत और व्यावसायिक सेवाएं सुविकसित नहीं होती हैं। ये स्थानीय संग्रहण वितरण केंद्र होते हैं। इनमें से अधिकांश केंद्रों में मंडियां, बाजार जिसे कहते हैं, और फुटकर व्यापार क्षेत्र भी होते हैं। ये स्वयं नगरीय केंद्र नहीं है, किंतु ग्रामीण लोगों की अधिक मांग वाली वस्तुओं और सेवाओं को उपलब्ध कराने वाले महत्वपूर्ण केंद्र हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आवधिक बाजार, ग्रामीण क्षेत्रों में जहां नियमित बाजार नहीं होते, विभिन्न कालिक अंतरालों पर स्थानिक आवधिक बाजार लगाए जाते हैं। अगर हम बात करें नगरीय बाजार के अंदर, जो कि विशिष्टीकरण नगरीय सेवाओं में मिलते हैं, ना इनमें केवल साधारण वस्तुएं सेवाएं बल्कि लोगों द्वारा वांछित अनेक विशिष्ट वस्तुएं भी सेवाएं उपलब्ध होती हैं। इसके जो इम्पोर्टेंट हैं उनको हम लोग देखेंगे। अगर इनमें देखें कि हम श्रम बाजार, आवासन, अर्ध निर्मित निर्मित उत्पादों का बाजार, इनमें शैक्षिक संस्थाओं और व्यवसायकों की सेवाएं जैसे कि अध्यापक, वकील, परामर्शदाता, चिकित्सक, दांतों का डॉक्टर, पशु चिकित्सक आदि उपलब्ध होते हैं। इस प्रकार से ये है। फुटकर व्यापार का मतलब होता है वे व्यापारिक क्रियाकलाप जो उपभोक्ताओं को वस्तुओं के प्रत्यक्ष विक्रय से संबंधित है। अधिकांश फुटकर व्यापार केवल विक्रय से नियत प्रतिष्ठानों और भंडारों में संपन्न होता है, जिसमें फेरी, रेहड़ी, ट्रक, द्वार से द्वार, डाक आदेश, ये सब क्या होते हैं? फुटकर व्यापार। आगे देखते हैं भंडारों पर सामग्री, यानी फुटकर व्यापार में बृहत स्तर पर सबसे पहले नवाचार लाने वाले उपभोक्ता सहकारी समुदाय थे। विभागीय भंडार, श्रृंखला भंडार इस प्रकार से है। विभागीय भंडार के अंतर्गत आते हैं वस्तुओं की खरीद और भंडारों के विभिन्न अनुभागों में बिक्री के सर्वेक्षण के लिए विभागीय प्रमुखों को उत्तरदायित्व और प्राधिकरण सौंप देता है। और श्रृंखला क्या होता है? अत्यधिक मितव्यता से व्यापारिक माल खरीद पाते हैं, यहाँ तक कि अपने विनिर्देश पर सीधे वस्तुओं का निर्माण करा लेते हैं। थोक विक्रेता का मतलब सभी जानते हैं। उसके बाद परिवहन की बात करते हैं। परिवहन एक ऐसी सेवा है अथवा सुविधा है जिसमें व्यक्ति से विनिर्माण माल संपत्ति भौतिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। परिवहन दूरी को किलोमीटर दूरी अथवा मार्ग लंबाई की वास्तविक दूरी, समय दूरी अथवा एक मार्ग पर यात्रा करने में लगे समय और लागत, दूरी अथवा मार्ग यात्रा के खर्च के रूप में मापा जाता है। परिवहन को प्रभावित करने वाले हमारे कारक कौन-कौन से हैं? जैसे कि परिवहन की मांग जनसंख्या के आकार को प्रभावित करती है। जनसंख्या का आकार जितना बड़ा होगा, परिवहन की मांग उतनी ही अधिक होगी। देखते हैं जाल तंत्र और पहुंच। जैसे ही परिवहन व्यवस्थाएं विकसित होती हैं तो विभिन्न स्थान आपस में जुड़कर जाल तंत्र की रचना करते हैं और जाल तंत्र तथा योजक से मिलकर बनते हैं। दो अथवा अधिक मार्गों का संधि स्थल, एक उद्गम बिंदु, एक गंतव्य बिंदु अथवा मार्ग के सहारे कोई बड़ा कस्बा जिसे हम नोड क्या होता है। प्रत्येक सड़क दो नोडों को जोड़ती है, उसे हम योजक कहलाते हैं। यानी मार्ग के सहारे बड़ा कस्बा जिसे नोड कहा जाता है, और दो नोडों को जोड़ती हुई जो सड़क उसे योजक, और एक विकसित जाल तंत्र में अनेक योजक होते हैं जिसका अर्थ एक स्थान से सुब्रत है। संचार का मतलब होता है अपने शब्दों और संदेशों को एक दूसरे तक पहुंचाना। दूर संचार, यानी दूर संचार का प्रयोग विद्युतीय प्रौद्योगिकी के विकास से जुड़ा है, जो संदेशों के भेजे जाने की गति के कारण इसमें संचार में क्रांति ला दी है। सब समय सप्ताहों में मिनटों में घट गया, और मोबाइल, दूरभाष जैसी नूतन उन्नति से किसी भी समय कहीं भी संचार को प्रत्यक्ष और तत्काल बना दिया। रेडियो, दूरदर्शन, इंटरनेट, ये सभी जो है दूरसंचार के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं सेवाएं। सेवाएं क्या है? सेवाएं विभिन्न स्तरों पर पाई जाने वाली कुछ सेवाएं उद्योगों को चलाती हैं, और कुछ लोगों को, कुछ उद्योगों और लोगों को। उदाहरणता परिवहन तंत्र, निम्न स्तरीय सेवाएं जैसे पंसारी की दुकान, धोबी घाट। उच्च स्तरीय सेवाएं अथवा लेखाकार, परामर्शदाता और काय चिकित्सक जैसी अधिक विशिष्टीकृत सेवाओं की अपेक्षा अधिक सामान और विस्तृत सेवाएं भुगतान कर सकने वाले व्यक्तिगत उपभोक्ताओं को उपलब्ध होती है। यानी ये सभी जो है वो हमारी सेवाओं के अंतर्गत आते हैं। आगे बात करते हैं स्वास्थ्य की देखभाल, अभियंत्रिकी, विधि और प्रबंधन व्यावसायिक सेवाएं हैं। मनोरंजनात्मक और प्रमोद सेवाओं की स्थिति बाजार एवं निर्भर करती है। मल्टीप्लेक्स और रेस्तरां की स्थिति केंद्रीय व्यापार क्षेत्र
जिसे हम सीबीडी कहते के अंदर अथवा निकट हो सकती है, जबकि गोल्फ कोर्स ऐसे स्थान पर बनाया जाएगा जहां भूमि की लागत सीबीडी की अपेक्षा कम होती है। दैनिक जीवन में काम को सुविधाजनक बनाने के लिए लोगों को व्यक्तिगत सेवाएं उपलब्ध जाती हैं। कामगार रोजगार की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवास करते हैं और अकुशल होते हैं। वे मोची, गृहपाल, खानसामा और माली जैसे घरेलू सेवाओं के लिए नियुक्त किए जाते हैं और इन्हें कम भुगतान किया जाता है। कर्मियों का वह वर्ग असंगठित ऐसा एक उदाहरण मुंबई डब्बा वाला सेवा है, जो पूरी नगर में लगभग 1,75,000 उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जाती है। तृतीय क्रियाकलापों में संलग्न लोग। आज अधिकांश लोग सेवाकर्मी हैं। सेवाएं सभी समाजों में उपलब्ध होती हैं। अधिक विकसित देशों में कर्मियों का अधिकतर प्रतिशत इन सेवाओं में लगा है, जबकि अल्प विकसित देशों में 10% से भी कम लोग इस सेवा क्षेत्र में लगे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में 75% से अधिक कर्मी सेवाओं में संलग्न है। इस सेक्टर में रोजगार की प्रवृत्ति बढ़ रही है, जबकि प्राथमिक और द्वितीयक क्रियाकलापों पर यह अपरिवर्तित अथवा घट रही है। कुछ चयनित उदाहरण। पर्यटन की बात करें तो पर्यटन एक यात्रा है जो व्यापार की बजाय प्रमोद के उद्देश्यों के लिए की जाती है। कुल पंजीकृत रोजगारों तथा कुल राजस्व सकल घरेलू उत्पाद का 40% की दृष्टि से यह विश्व का अकेला सबसे बड़ा 25 करोड़ तृतीय क्रियाकलाप बन गया। इनके अतिरिक्त पर्यटकों के आवास, भोजन, परिवहन, मनोरंजन, विशेष दुकानों जैसी सेवा उपलब्ध कराने के लिए अनेक स्थानीय व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है। पर्यटन अवसंरचना उद्योगों, फुटकर व्यापार तथा शिल्प उद्योगों स्मारका को पोषित करता है। कुछ प्रदेशों में पर्यटन ऋतुनिष्ठ होता है, क्योंकि अवकाश की अवधि अनुकूलन मौसमी दशाओं पर निर्भर कर, करती है। स्विट्जरलैंड में बर्फ से ढकी पर्वत चोटी पर स्कीइंग करते गए पर्यटक पर्यटक प्रदेश भूमध्य सागरीय तट के चारों ओर पोषण स्थान तथा भारत का पश्चिमी तट विश्व के लोकप्रिय पर्यटक गंतव्य स्थानों में से है, और अन्य शीतकालीन खेल प्रदेश जो मुख्यतः पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। पर्यटन आकर्षण, जैसे जलवायु की अगर बात करें, ठंडे प्रदेशों के अधिकांश लोग जो हैं पुलिन विश्राम के लिए उष्ण और धूपदार मौसमों की अपेक्षा करते हैं। दक्षिणी यूरोपीय भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में पर्यटन के महत्व का यह एक मुख्य कारण है। अवकाश के शीर्ष मौसम में यूरोप के अन्य भागों की अपेक्षा भूमध्य सागरीय जलवायु में लगभग सतत ऊंचा तापमान, धूप की लंबी अवधि और निम्न वर्षा की दशाएं होती हैं। शीतकालीन अवकाश का आनंद लेने वाले लोगों की अवशिष्ट विशिष्ट जलवायुवी जरूरतें होती हैं। अब बात करते हैं भूदृश्य। कई लोग आकर्षित करने वाले पर्यावरण में अवकाश बिताना पसंद करते हैं, जिसका प्राय अर्थ होता है पर्वत, झीलें, दर्शनीय समुद्री तट और मनुष्य द्वारा पूर्ण रूप से अपरिवर्तित भूदृश्य। इतिहास एवं कला, किसी क्षेत्र के इतिहास और कला में संभावित आकर्षण होता है। लोग प्राचीन और सुंदर नगरों के पुरातत्व के स्थान पर जाते हैं और किलों, महलों और गिरजाघरों को देखकर आनंद उठाते हैं। भारत में समुद्र पार रोगियों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं। 2005 में संयुक्त राज्य अमेरिका से उपचार के लिए 55,000 रोगी भारत आए। संयुक्त राज्य स्वास्थ्य सेवा तंत्र के अंतर्गत प्रतिवर्ष होने वाले लाखों शल्यकर्मों की तुलना में यह संख्या बहुत कम है। भारत विश्व में चिकित्सा पर्यटन में अग्रणी देश बनकर उभरा है। महानगरों में अवस्थित विश्व स्तरीय अस्पताल संपूर्ण विश्व के रोगियों का उपचार करते हैं। भारत, थाईलैंड, सिंगापुर और मलेशिया जैसे विकासशील देशों को चिकित्सा पर्यटन से अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। चिकित्सा पर्यटन के अतिरिक्त चिकित्सा परीक्षणों और आंकड़ों के निर्वचन के वह स्रोतन के प्रति झुकाव पाया जाता है। भारत, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अस्पताल विकिरण बिंबों के अध्ययन से लेकर चुंबकीय अनुनाद बिंबों के निर्वाचन और पराश्राव्य परीक्षणों तक विशिष्ट चिकित्सा उपलब्ध कराते हैं। बात करते हैं चिकित्सा पर्यटन। जब चिकित्सा उपचार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन गतिविधि से संबद्ध किया कर दिया जाता है तो इसे सामान्यतः चिकित्सा पर्यटन कहा जाता है। अब देखते हैं चतुर्थ क्रियाकलाप। चतुर्थ क्रियाकलाप क्या होती है?
कोपेनहेगन ने और न्यूयॉर्क में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के मुख्य कार्य अधिकारी यानी कार्यकारी अधिकारी तथा चिकित्सक प्रतिलेख मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनेट समानता यह सभी लोग सेवा सेक्टर के उस प्रभाग में कार्य करते हैं जो ज्ञानोन्मुखी होते हैं। इस सेक्टर को चतुर्थ और पंचम क्रियाकलापों में विभक्त किया जा सकता है। चतुर्थ क्रियाकलापों कुछ निम्नलिखित हैं, जैसे सूचना का संग्रहण, उत्पादन और प्रकीर्णन अथवा सूचना का उत्पादन। चतुर्थ क्रियाकलाप अनुसंधान और विकास पर केंद्रित होते हैं और विशिष्टीकृत ज्ञान, प्रौद्योगिक कुशलता और प्रशासकीय सामर्थ्य से संबंध सेवाओं के उन्नत नमूने के रूप में देखे जाते हैं। चतुर्थ सेक्टर आर्थिक वृद्धि के आधार के रूप में तृतीयक सेक्टर के साथ चतुर्थ सेक्टर ने सभी प्राथमिक और द्वितीयक रोजगारों को प्रतिस्थापित कर दिया है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में आधे से अधिक कर्मी ज्ञान के क्षेत्र में कार्यरत हैं तथा पारस्परिक कोष, म्यूचुअल फंड प्रबंधकों से लेकर परामर्शदाताओं, सॉफ्टवेयर सेवाओं की मांग में अति उच्च वृद्धि हुई है। कार्यालय भवनों और प्रारंभिक विद्यालयों, विश्वविद्यालय कक्षाओं के अस्पतालों और डॉक्टर के कार्यालयों, रंगमंचों, लेखाकार और दलाली के फर्मों में काम करने वाली कर्मचारी इस वर्ग की सेवाओं में संबंध रखते हैं। कुछ तृतीयक क्रियाओं की भांति चतुर्थ क्रियाकलापों को बाह्य स्रोतन के माध्यम से किया जा सकता है। यह सेवाएं संस्थान से बंधी हुई, पर्यावरण से प्रभावित तथा अनिवार्य रूप से बाजार द्वारा स्थानीयकृत नहीं है। चलिए अब बात करते हैं पंचम में। पंचम में क्रियाकलाप में क्या आती है वह उच्चतम स्तर के निर्णय लेने अथवा नीतियों का निर्माण करने वाले पंचम क्रियाबलों को निभाते हैं। इनमें से ज्ञान आधारित उद्योगों से समानता चतुर्थ सेक्टर से जुड़ी होती है, जो सूक्ष्म अंतर होता है। पंचम क्रियाकलाप वे सेवाएं हैं जो नवीन एवं वर्तमान विचारों की रचना, उनके पुनर्गठन और व्याख्या, आंकड़ों की व्याख्या और प्रयोग तथा नई प्रौद्योगिकी के मूल्यांकन पर केंद्रित होती है। प्रायः स्वर्ण कॉलर कहे जाने वाले जो व्यवसाय तृतीयक सेक्टर का एक और उपविभाग है, जो वरिष्ठ व्यवसायिक कार्यकारियों, सरकारी अधिकारियों, अनुसंधान वैज्ञानिकों, वित्त एवं वित्तीय परामर्शदाताओं इत्यादि की विशेष और उच्च वेतन वाली कुशलताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं को संरचना में उनका महत्व उनकी संख्या से अधिक होता है। चलिए अब बात करते हैं बाह्य स्रोतन के परिणाम स्वरूप भारत, चीन, पूर्वी यूरोप, इजराइल, फिलीपींस और कोस्टारिका में बड़ी संख्या में कॉल सेंटर खुले हैं और इससे इन देशों में नए काम उत्पन्न हुए और बाह्य स्रोतन उन देशों में आ रहा है जहां सस्ता और कुशल श्रम उपलब्ध है। ये उत्प्रवास वाले देश भी हैं। बाह्य स्रोतन के द्वारा काम उपलब्ध पर इन देशों में प्रवास कम हो सकता है। बाह्य स्रोतन वाले देश अपने यहाँ काम तलाश कर रहे युवकों का प्रतिरोध झेल रहे हैं। बाह्य स्रोतन के बने रहने का मुख्य कारण तुलनात्मक लाभ है। पंचम सेवाओं की नवीन प्रवृत्तियों में ज्ञान प्रक्रमण बाह्य स्रोतन के पीओ और होम शोरिंग है, जो बाह्य स्रोतन का विकल्प है। ज्ञान प्रकरण बाह्य स्रोतन का उद्योग व्यवसाय प्रक्रमण बाह्य स्रोतन बीपीओ से भिन्न है, क्योंकि इसमें उच्च कुशल कर्मी सम्मिलित होते हैं। यह सूचना भी प्रतिज्ञान की बाह्य स्रोतन है। वह स्रोतन क्या होता है? वह स्रोतन अथवा ठेका देना दक्षता को सुधारने और लागतों को घटाने के लिए किसी बाहरी अभिकरण को काम सौंपना है। जब वायु स्रोतन में कार समुद्र पार के स्थानों को स्थानांतरित कर दिया जाता है तो इसके अपर्दन ऑफशोरिंग कहा जाता है। यद्यपि दोनों अपर्दन और बाह्य स्रोतन का प्रयोग इकट्ठा किया जाता है, जिन व्यापारिक क्रियाकलापों बाह्य स्रोतन किया जाता है उन्हें सूचना प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन, ग्राहक सहायता, कॉल सेंटर, कई बार विनिर्माण अथवा अभियांत्रिकी भी सम्मिलित की जाती है। अब बात करते हैं अंकीय विभाजक, सॉरी आगे और देख लेते हैं। हैदराबाद अथवा मनीला में स्थित एक कंपनी भौगोलिक सूचना तंत्र की तकनीक पर आधारित परियोजना पर संयुक्त राज्य अमेरिका अथवा जापान जैसे देशों के लिए काम करती है और श्रम संबंधी कार्यों पर समुद्र पार जो क्रियान्वित करने से, चाहे वह भारत, चीन और
यहाँ तक कि अफ्रीका का काम सघन जनसंख्या वाला देश बोत्सवाना हो, ऊपरी लागत बहुत कम होती है, जिससे यह सेवा लाभदायक हो हो जाती है। अंकीय विभाजक क्या होता है? सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित विकास से मिलने वाले अवसरों पर वितरण से पूरे ग्लोब पर असमान रूप से वितरित है। देशों में विस्तृत आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक भिन्नताएं पाई जाती हैं। निर्णायक कार्य यह है कि कोई देश की कितनी शीघ्रता से अपने नागरिकों को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तक पहुंच पहुंच और उसके लाभ उपलब्ध करा सकता है। विकसित देश समान रूप से इस दिशा में आगे बढ़ गए हैं, जबकि विकासशील देश पिछड़ गए हैं। इसी को अंकीय विभाजक कहा जाता है और इसी प्रकार देशों के भीतर जो है वो अंकीय विभाजक विद्यमान है। उदाहरणतः भारत अथवा रूस जैसे विशाल देशों में यह अस्वयंभावी की महानगरीय केंद्रों जैसे निश्चित क्षेत्रों में परिदृष्ट ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अंकीय विश्व के साथ बेहतर संबंध तथा पहुंच पाई जाती है। यानी इस प्रकार से ये जो वीडियो है, और हमने इसमें क्रियाएं पढ़ी, तृतीयक, चतुर्थ और पंचम, बहुत ही महत्वपूर्ण थी। अब इससे बनने वाले प्रश्नों को हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? जैसे खेती करना, व्यापार करना, बुनाई करना, आखेट। तो ये जो व्यापार है वो हमारा क्या कहलाएगा? तृतीयक है। निम्नलिखित क्रियाकलापों में कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है? द्वितीय की बात कर रहा है तो इस्पात प्रगलन, मछली पकड़ना, वस्त्र निर्माण, टोकरी बुनना। तो हमारा कौन सा जो है जो द्वितीयक नहीं है? टोकरी बुनना। निम्नलिखित में कौन सा सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? तो वो हमारा जो है वो सेवा। वे काम जिनमें उच्च परमाणु स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं तो उसे हम कहते हैं उच्च परमाणु वाले, यानी पंचम। निम्नलिखित में कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है? संगणक विनिर्माण, कागज और लुगदी, पुस्तकों का मुद्रण, विश्वविद्यालय अध्यापन, यानी ऑप्शन नंबर खा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? बाह्य स्रोतन दक्षता को बढ़ाता है और लागतों को घटाता है। कभी कभार अभियांत्रिकी विनिर्माण कार्यों में बाह्य स्रोतन किया जा सकता है। बीपीओएच के पास बीपीओएच की तुलना में बेहतर व्यवसाय, काम के बाह्य स्रोत करने वाले देशों में काम की तलाश करने वालों को असंतोष पाया जाने, यानी घ नंबर इसका गलत है, क्योंकि वहाँ काम तुरंत मिलता है। इस प्रकार से इस लेसन को कंप्लीट किया, और आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हम आपके से इस वीडियो के साथ विदा लेते हैं। आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का, आपने हमारी पूरी वीडियो देखी, और ऐसे ही मिलते रहेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।